नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत काव्य दोषों का नियमित अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने काव्य दोषों के भेद आरंभ किए थे, जिसमें हमने कुछ काव्य दोषों के बारे में अध्ययन किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम आगे के काव्य दोषों का अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ते हैं ग्राम्यत्व दोष। पिछली क्लास में हमने क्लिष्टत्व पढ़ा था, श्रुति कटुत्व पढ़ा था और चौथ संस्कृति काव्य दोष पढ़ा था। श्रुति कटुत्व में हमने देखा था कि वे जिस काव्य में ऐसी ध्वनि आए जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगे, अप्रिय लगे, हमारे कानों में कड़वाहट उत्पन्न करे, तो वहां पर श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। और जहां व्याकरण के विरुद्ध शब्द या शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर चौथ संस्कृति काव्य दोष होता है। अब आज हम जो दोष पढ़ रहे हैं वो है ग्राम्यत्व दोष। ये क्या होता है, देखिए इसके बारे में। जब शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले जब शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक या गंवारू शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। देखिए ग्राम्यत्व का दोष क्या है कि जब शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक या गंवारू शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। ये असंस्कृति सूचक या गंवारू शब्द अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग हम सामान्यतः सभी के साथ नहीं कर सकते। असंस्कृति सूचक अर्थात जो शिष्ट समाज में जिनका प्रयोग हम सामान्यतः नहीं कर सकते, इनमें प्राय अपने देसी या अपने कह सकते हैं देशज या प्रांतीय शब्द जब आते हैं तो वो प्राय इस श्रेणी में आते हैं। तो जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर ग्राम्यत्व काव्य दोष होता है। जैसे देखिए, मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। अब यहां देखें हम, मूड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल, तो यहां पर क्या है, मूड जो शब्द है ये प्राय किसमें, ग्रामीण भाषा में, देशज भाषा में, प्रांतीय भाषा में इसका प्रयोग होता है। सामान्य शिष्ट समाज में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए यहां पर क्या, कौन सा दोष हो गया, ये ग्राम्यत्व काव्य दोष हमें दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं।
भाखि लेऊ भोजन, ढकोस लेऊ पानी। भाखि लेऊ भोजन, भाखी और ढकोस, ये शब्द क्या हैं? ये ग्रामीण गवारू शब्द में आते हैं, जिनमें हम कह सकते हैं जिनका साहित्यिक उपयोग, साहित्यिक रूप में जिनका प्रयोग हम नहीं करते हैं, इसलिए यहां पर हमारा ग्राम्यत्व काव्य दोष होता है। एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए, द्विज को, लठिया उठाई मूड़ फोर दियो द्विज को। अब यहां पर मूड़, लठिया, ये दियो, फोरी आज जो शब्द हैं वो कैसे हैं? ये असंस्कृति सूचक शब्द यहां पर हमें दिखाई देते हैं, इसलिए यहां पर हमारा कौन सा दोष होता है? ग्राम्यत्व काव्य दोष हमें यहां दिखाई देता है। तो इसको देख लीजिए। इसके बाद अपने अगले काव्य दोष की ओर चलते हैं। यह अपना ग्राम्यत्व काव्य दोष, कि जब शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृति सूचक या गवारू शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां ग्राम्यत्व काव्य दोष होता है। अगला काव्य दोष देखते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगला काव्य दोष देखते हैं। अपना क्लिष्टत्व। क्लिष्टत्व दोष। क्लिष्टत्व दोष, देखिए क्लिष्टत्व दोष, देखिए इसमें क्या है? जैसा कि नाम से लग रहा है क्लिष्टत्व, क्लिष्ट, कठिन, कि जब हमें कोई अर्थ बड़ी कठिनता से समझ में आए, अर्थात उस अर्थ को समझने में बड़ा ही हमें माथापच्ची करनी पड़े, तो वहां पर जब कठिनता आती है, क्लिष्टता आती है, तो इसलिए वहां पर कौन सा दोष होता है? क्लिष्टत्व दोष होता है। अर्थात किसी अर्थ को समझने के लिए जब हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, माथापच्ची करनी पड़े, तो वहां पर हमारा क्लिष्टत्व काव्य दोष होता है। देखिए, जब काव्य रचना में, जब काव्य रचना में अर्थ सहज ही समझ में नहीं आए, अर्थ सहज ही समझ में न आए, समझ में न आए, अर्थ समझने के लिए अर्थ समझने के लिए बहुत माथापच्ची करनी पड़े।
वहां क्लिष्टत्व दोष होता है, दोष होता है। देखिए, जब काव्य रचना में अर्थ सहज ही समझ में नहीं आए, अर्थात जब अर्थ जो है बड़ा ही सहज में समझ में नहीं आ रहा है, उस अर्थ समझने के लिए बहुत माथापच्ची मतलब बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, तो वहां क्लिष्टत्व दोष होता है। अर्थात जब अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें क्या हो रही है, क्लिष्टता हो रही है, कठिनता हो रही है, इसलिए वहां पर कौन सा दोष होता है, क्लिष्टत्व काव्य दोष होता है। जैसे देखते हैं हेमसुता पति वाहन प्रिय, हेमसुता पति वाहन प्रिय। देखिए, पति वाहन प्रिय, ये कोई लाइन है। अब इसको समझने के लिए हमें बहुत हेमसुता पति वाहन प्रिय अर्थ समझ में भाई कि क्या कहना चाह रहा है, क्या अर्थ है। और जब इसका बड़ा ही हम दिमाग लगाते हैं, बहुत ही गहरा अर्थ समझते हैं, तो क्या अर्थ आता है, हेमसुता, हेम अर्थात हिमालय, सुता मतलब उसकी पुत्री, कौन, पार्वती, हिमालय की पुत्री के पति के वाहन का वाहन प्रिय, प्रिय वाहन कौन सा है। देखिए, हिमालय की पुत्री कौन हो गई, पार्वती, के पति कौन हो गए, शिव जी, तो शिव जी के वाहन, प्रिय वाहन कौन सा उनका, नंदी, कौन, बैल। और बैल का अर्थ क्या होता है, बैल किस अर्थ में आता है अपना, मूर्ख। तो मूर्ख का अर्थ समझने के लिए हमें बहुत ही क्या करनी पड़ रही है, बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, माथापच्ची करनी पड़ रही है। इसलिए यहां पर कौन सा दोष होता है, क्लिष्टत्व दोष होता है कि हिमालय की पुत्री के पति, पुत्री के पति कौन, शिव, का प्रिय वाहन कौन, बैल या नंदी। और बैल का किस अर्थ में लेते हैं, मूर्ख के अर्थ में। तो हिमालय की पुत्री कौन होगी, पार्वती जी, उनके पति कौन, शिव, के प्रिय वाहन कौन है, बैल या नंदी, तो उसका अर्थ किस अर्थ में आता है, मूर्ख के अर्थ में आता है। तो मूर्ख का अर्थ निकालने के लिए हमें बड़ा ही क्या करना पड़ रहा है, बड़ी माथापच्ची करनी पड़ रही है। एक और उदाहरण लेते हैं, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती, देखिए यहां क्या किस अर्थ का दिया गया, देखिए लंकापुरी पति, लंकापुरी पति कौन, रावण, को जो भ्राता, के जो भाई, भाई कौन, कुंभकर्ण, तासु प्रिया उसकी प्रिय कौन, नींद नहीं आ रही है। कोई कह रहा है कि भाई की नींद नहीं आ रही है, सामान्य नींद के लिए, नींद के प्रयोग के लिए वो क्या पंक्ति प्रयुक्त कर रहा है, लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती, अर्थात लंकापुरी रावण, पति मतलब स्वामी, लंकापुरी, लंका का स्वामी कौन, रावण, को जो भ्राता के भाई कौन, कुंभकर्ण, तासु प्रिया उसकी प्रिय, उस कुंभकर्ण के लिए क्या प्रिय थी, उसकी नींद नहीं आती, वो नींद नहीं आ रही है मुझे। तो केवल नींद शब्द का अर्थ निकालने के लिए बड़ा ही माथापच्ची हमें करनी यहां पर पड़ रही है। इसलिए यहां पर कौन सा काव्य दोष हो जाता है, क्लिष्टत्व काव्य दोष हमें यहां दिखाई देता है। तो आज हमने 2 काव्य दोष किए हैं, पिछली क्लास में हमने 2 काव्य दोष किए थे। अब
अगली क्लास में हम बचे हुए काव्य दोषों का अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।